नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। चैप्टर नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतो। જેવી જ રીતે આપણે કવિતા સમજ્યા તેવી જ રીતે હવે આપણે તેની સ્વાપોથી પૂરીશું। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સ્વાપોથી પૂરીએ। विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1, कवि ने किसे उठने को कहा है? ए अमर सपूतों को, बी आलसी लोगों को, सी मेहनत कश लोगों को, डी गुलामों को। जवाब ए अमर सपूतों को। क्वेश्चन नंबर 2, अमर सपूतों खाली जगह नया निर्माण करेंगे। जवाब पुनः। त्रीजू, उठो धरा के अमर सपूतों काव्य का प्रकार क्या है? ए पद, बी संघगान, सी गीत, डी खंड काव्य। जवाब संघगान। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता के बाद कैसी रात बीत गई है? जवाब स्वतंत्रता के बाद गुलामी की रात बीत गई है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता के पहले किसका अंधेरा था? जवाब स्वतंत्रता के पहले गुलामी का, परतंत्रता का अंधेरा था। क्वेश्चन नंबर 6, गुलामी के बाद खाली जगह का सवेरा हुआ। आजादी। क्वेश्चन नंबर 7, देशवासियों में खाली जगह की किरणें फैल रही है। जवाब विचारो। क्वेश्चन नंबर 8, आजादी के बाद सभी लोग अपने जीवन में किसका अनुभव कर रहे हैं? जवाब आजादी के बाद सभी लोग अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोगों के मन में खाली जगह है और हौसलों की नहीं खाली जगह है। उमंगे लहरे। क्वेश्चन नंबर 10, आज देशवासी खाली जगह सांस ले रहे हैं। जवाब खुलकर। क्वेश्चन नंबर 11, कवि किसमें नई मुस्कान भरना चाहते हैं? ए सुमनों, बी लोगों, सी पक्षियों, डी बच्चों। जवाब ए सुमनों। युग युग के खाली जगह सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। जवाब मुर्जे। क्वेश्चन नंबर 13, देश की आज़ादी के बाद देशवासियों में क्या क्या बदलाव आए? अपने शब्दों में लिखिए। जवाब आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही हैं। लोग अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। उनके मन में नई उमंगे हैं और नई आशाएं हैं। हर देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डाल डाल पर बैठे खाली जगह कुछ नए स्वरों में गाते हैं। विहग। जवाब क्वेश्चन नंबर 15, पक्षी और भैरव क्या कर रहे हैं? जवाब पक्षी नए स्वरों में गीत गा रहे हैं और भैरव गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नवयुग की नूतन वीणा में कवि ने क्या भरने को कहा है? जवाब नवयुग की नूतन वीणा में कवि ने नए राग और नए गान भरने को कहा है। क्वेश्चन नंबर 17, कली कली कहाँ खिली हुई है? जवाब कली कली उद्यान में खिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 18, कवि किसमें मंगलयम ध्वनि गुंजित करना चाहते हैं? ए मंदिर में, बी प्रार्थना सभा में,
सी जग के उद्यान में, डी उनमें से कोई नहीं। जवाब सी जग के उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 19, आजादी के सूरज की रोशनी से भारत माता का शरीर कैसा लगता है? जवाब आजादी के सूरज की रोशनी से भारत माता का शरीर सुनहरा लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, नूतन मंगलयम ध्वनियों से किसे गुंजती करना है? जवाब नूतन मंगलयम ध्वनि से जग रूपी उद्यान को गुंजित करना है। क्वेश्चन नंबर 21, नूतन मंगलयम खाली जगह से गुंजित जग उद्यान करो। जवाब ध्वनियों। क्वेश्चन नंबर 22, कवि किसमें नया राग और नया गान भरना चाहते हैं? जवाब कवि नए युग की वीणा में नया राग और नया गान भरना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कवि ने सरस्वती का पावन मंदिर किसे कहा है? जवाब कवि ने विद्यालयों को सरस्वती का पावन मंदिर कहा है। क्वेश्चन नंबर 24, कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? जवाब कवि ने सभी विद्याओं को शुभ संपत्ति कहा है। सरस्वती का पावन मंदिर भी शुभ संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 25, शत शत दीपक जला खाली जगह के युग का आह्वान करो। ए ज्ञान, बी बुद्धि, सी रोशनी, डी भक्ति। जवाब ए ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 26, सरस्वती के पावन मंदिर के रक्षक और पुजारी कौन है? जवाब देश के बच्चे सरस्वती के पावन मंदिर के रक्षक और पुजारी है। क्वेश्चन नंबर 27, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? जवाब कवि कहते हैं कि सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करे, लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, नए प्राणों का संचार करे, युग युग के मुरझाए फूलों की नई मुस्कान दे, जगरूपी उद्यान को मंगलयम वाणी से गुंजित करे, वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। क्वेश्चन नंबर 28, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? जवाब कवि ने देश के सपूतों को पुनः नया निर्माण करने के लिए और मनुष्य के जीवन में नई स्फूर्ति और नए प्राण भरने के लिए कहा है। जो फूल मुरझाने लगे हैं उन्हें नई मुस्कान देने और वीणा में नए राग और नया गान भरने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 29, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? जवाब कवि जो पुष्प मुरझाए गए हैं उन पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहलू धरती तो गगन, बीजू उठना तो बैठना, त्रीजू नया तो पुराना, चौथू जीवन तो मृत्यु, पांचमू प्रात तो संध्या रात्रि, छठू फूल तो कांटे, सातमू पवित्र तो अपवित्र, आठमू अशुभ तो शुभ, रक्षक तो भक्षक, दसमू ज्ञान तो अज्ञान,
क्वेश्चन नंबर 31 समानार्थी शब्द लिखिए। पहलू निर्माण तो रचना, प्राय तो अक्षर, त्रीजू उद्यान तो बाग, चौथू आह्वान तो चुनौती, पांचमू स्फूर्ति तो उत्साह, छठू सुमन तो फूल, सातमू सत सत तो सौ। क्वेश्चन नंबर 32 दी गई कविता को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाइयों तूफानों में, डिगो न अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारों, अटल रहो जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में, जिनमें मर जाने में, जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में हूँ सभी से बड़ा हिमालय। प्रश्नों। क्वेश्चन नंबर 1 हिमालय हमें क्या संदेशा देता है? जवाब हिमालय हमें डटकर मुसीबतों का सामना करने का संदेशा देता है। बीजू मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? जवाब मुसीबत आने पर हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए। त्रीजू कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? जवाब हिमालय सभी बाधाओं से लड़ता रहा है, इसीलिए कवि ने उसे बड़ा कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 उस काव्य का भावार्थ लिखिए। जवाब जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती हैं, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर दिखाता है। पांचवू इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। जवाब इस काव्य का शीर्षक हिमालय का संदेश है। क्वेश्चन नंबर 33 संज्ञा किसे कहते हैं? जवाब किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव या गुणों के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 संज्ञा के कितने और कौन कौन से प्रकार है? जवाब संज्ञा के 5 प्रकार है। पहलू व्यक्तिवाचक संज्ञा, बीजू जातिवाचक संज्ञा, त्रीजू भाववाचक संज्ञा, चौथू द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवू समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 35 वाक्यों में से संज्ञा शब्द एवं प्रकार लिखिए। पहलू रमेश दौड़ रहा है। जवाब रमेश वाक्यનો પ્રકાર છે, સંજ્ઞાનો પ્રકાર છે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા। બીજું ગાય બેઠી है, संज्ञा गाय, प्रकार जातिवाचक संज्ञा। त्रीजू नयन भय के कारण जंगल में नहीं गया। नयन तेनो प्रकार छे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जंगल तेनो प्रकार छे जातिवाचक संज्ञा, भय भाववाचक संज्ञा। चौथू सोना कीमती धातु है। सोना तेनो प्रकार छे द्रव्यवाचक संज्ञा, धातु जातिवाचक संज्ञा। पांचमू सरघस जा रहा है। सरघस तेनो प्रकार छे समूहवाचक संज्ञा। गंगा पवित्र नदी है। गंगा तेनो प्रकार छे व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी
जातिवाचक संज्ञा। कुत्ता सो रहा है, संज्ञा कुत्ता। प्रकार जातिवाचक संज्ञा। वह दयालु है, दयालु तेनो प्रकार छे भाववाचक संज्ञा। दल जा रहा है, दल समूहवाचक संज्ञा। अहमदाबाद बड़ा शहर है, अहमदाबाद तेनो प्रकार छे व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर जातिवाचक संज्ञा। मोर नाचता है तेनी संज्ञा छे मोर अने तेनो प्रकार छे जातिवाचक संज्ञा। 12 लोहा बहुत कठोर है। जवाब लोहा तेनो प्रकार छे द्रव्यवाचक संज्ञा। कठोर तेनो प्रकार छे भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 36 काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। पहलू उठो धरा के अमर सपूतों प्राण भरो। जवाब उठो धरा से अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। बीजू नई प्रात है सास नहीं। जवाब नई प्रात है नई बात है, नई किरण है ज्योति नहीं, नई उमंगे नई तरंगे नई आस है सास नहीं। त्रीजू कली कली खिलती रहे खाली जगह सुनहरी काया है। जवाब कली कली खिल रही है इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही है नई सुनहरी नई काया है। चौथू सरस्वती का पावन मंदिर खाली जगह और पुंजारी है। जवाब सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक उसका रक्षक और पुजारी है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा। आनंद भाववाचक संज्ञा। लोहा द्रव्यवाचक अने पदार्थवाचक संज्ञा। दल समूहवाचक संज्ञा। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा। पतीली द्रव्यवाचक संज्ञा। कबूतर जातिवाचक संज्ञा। जंगल जातिवाचक संज्ञा। प्रामाणिक भाववाचक संज्ञा। पेट्रोल पदार्थवाचक संज्ञा अने द्रव्यवाचक संज्ञा। सभा समूहवाचक संज्ञा। गुजरात व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वत जातिवाचक संज्ञा। हर्ष भाववाचक संज्ञा। पानी पदार्थवाचक संज्ञा अने द्रव्यवाचक संज्ञा। सरघस समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 38 फूल तितली बादल वृक्ष बारिश शब्दों के उपयोग से कविता की रचना कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। जवाब प्रकृति तुमको सीख है देती, खुशहाल जीवन की सीख है देती, निस्वार्थ दूसरों की मदद करते आओ जाओ, वृक्षों की तरह दूसरों को छाया देते, फूलों की तरह खुशबू बिखेरते जाओ, एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाते जाओ, बादल की तरह जीवन में आगे बढ़ते जाओ, बारिश की तरह हर किसी के काम आते जाओ, तितली की तरह जीवन में खुशियों के रंग भरते जाओ, सूरज की तरह सवेरा करते जाओ, जीवन में कुछ नया बदलाव लाते जाओ, प्रकृति तुमको सीख है देती, खुशहाल जीवन की सीख है देती। आ कविता તમારે નોટબુકમાં લખવાની છે। क्वेश्चन नंबर 39 मेरे स्वप्न का भारत विषय पर अपनी नोटबुक में निबंध लिखिए। भारत एक बहुसांस्कृतिक
बहुभाषी और बहुधार्मिक देश है, जिसने पिछले शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रों में स्थिर प्रगति देखी है। मेरे सपनों का भारत वो भारत है जो उससे भी अधिक गति से प्रगति करे और जल्द ही विकसित देशों की सूची में शामिल हो। भारत देश खुद में ही मेरे स्वप्न का भारत देश खुद में ही एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग उस देश में शांति से रहते हैं। हालांकि ऐसे लोग के कुछ समूह हैं जो अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, जिससे देश की शांति में बाधा आ रही है। मेरे सपनों के भारत में इस तरह की विभाजनकारी प्रवृत्तियों की कोई जगह नहीं होती। यह ऐसा स्थान होना चाहिए जहां विभिन्न जाति समूह एक दूसरे के साथ एकदम सही तालमेल में रहते हो। मैं भारत को ऐसा देश होने का सपना देखता हूँ जहाँ का हर नागरिक शिक्षित हो ना। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के लोग शिक्षा के महत्व को समझ सके और वह सुनिश्चित करे कि उनके बच्चे को छोटी सी उम्र में नौकरी करने की बजाय शिक्षा हासिल करने की अधिकार मिले। मैं चाहता हूँ कि सरकार सभी के लिए समान रोजगार के अवसर प्रदान करे ताकि युवाओं को योग्य रोजगार मिल सके और राष्ट्र के विकास के लिए युवा अपने योगदान दे सके। मैं चाहता हूँ कि देश तकनीकी रूप से उन्नत हो और सभी क्षेत्रों में विकास हो सके। अंत में मैं चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश हो जहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता हो, उनके साथ स्वयं व्यवहार किया जाता हो और पुरुषों के रोजगार के समान अवसर दिए जाते हैं। संक्षेप में मेरे सपनों का भारत एक ऐसा स्थान होगा जहां लोग खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं और अच्छे जीवन की गुणवत्ता का आनंद लेते हैं। आ निबंध मेरे स्वप्नों का भारत તમારી પાકી નોટબુકમાં નિબંધ લખવાનો છે। હવે આ કવિતા અહીં પૂર્ણ થાય છે।